नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, साथ ही देखेंगे कुछ ख़बरें तेलंगाना से जुड़ी। सबसे पहले बात TRS हुकूमत की। रियासत की सियासत में नुमायाँ तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के तरीक़े हुकूमत में भी वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है, या हो सकता है कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स ही हो, लेकिन तब्दीली का एहसास वाज़ेह है। पहले दुबाका और फिर GHMC में गैर मुतवक्को नताइज के बाद KCR ने शायद अपने तरीक़े हुकूमत में तब्दीली लाने का इरादा किया है। इसके अलावा वज़ीर आला KCR ने अपनी टीम में भी तब्दीली लाने का इरादा किया है, क्योंकि फ़िलहाल सिवाय KCR KTR के अलावा सिर्फ एक दो वज़ीर ही सुर्खियों में रहते हैं और जो पावर सेंटर है वो काफ़ी महदूद है। किसानों के साथ हमदर्दी जताने के बाद KCR ने दिल्ली का दौरा किया, वहां अपनी पार्टी के लिए अराजी हासिल करके वापस लौट गए। इस दौरान तेलंगाना के लिए रकम मख्तस करने का मुतालबा किया, लेकिन खाली हाथ ही वापस हुए। इस दौरान अब कहा जा रहा है कि अपनी काबीना में वो तब्दीली करेंगे। इस सिलसिले में क़यास आराइयों का सिलसिला तेज़ है और कई वुज़रा अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद भी नज़र आते हैं। GHMC इलाके के 4 वुज़रा इस बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद लगते हैं। इसके अलावा करीमनगर के एक वज़ीर का नाम भी सुर्खियों में आया है। मुमकिन है कि वज़ीर आला KCR जल्द ही इस मामले पर फैसला करेंगे। जिन वुज़रा के नाम सामने आए हैं उनमें मोहम्मद महमूद अली, CH मल्ला रेड्डी, गंगुला कमलाकर के नाम नुमाया हैं। क़यास किया जा रहा है कि हाल ही में MLC बनी के कविता और मज़ीद 4 नौजवान अरकान असम्बली को काबीना में मौका दिया जाएगा। याद रहे कि 2 दिन कबल ही वज़ीर आला KCR की दूसरी मियाद शुरू हुए 2 साल हुए और इस मरहले पर वो अपनी टीम में मुनासिब तब्दीलियां करना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चंद वज़ीरों की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें हटाया जा सकता है। ये KCR हुकूमत में एक नुमाया तब्दीली होगी। इसके अलावा KCR ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 50,000 सरकारी मुलाजिमतों पर भर्ती करने का भी ऐलान किया। इस तरह हज़ारों बेरोज़गार नौजवानों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत पर बेरोज़गार नौजवानों ने काफ़ी पहले ही एतमाद करना छोड़ दिया, क्योंकि तेलंगाना के क़याम के बाद बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौक़े पैदा करने का ऐलान किया गया था। तेलंगाना के क़याम के लिए यही सबसे मजबूत नारा भी था, लेकिन 6 साल के दौरान चंद सौ मुलाजिमतों पर ही इत्तेफाक किया गया और जो नोटिफिकेशंस आए उन पर मुकदमात लगे हैं। कई साल मुकदमात के बाद कुछ मामलात में मुलाजिमतें मिली और कई अभी भी मुकदमात झेल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ़िलहाल तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ही अरकान को नामजद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कमीशन के चेयरमैन इस माह रिटायर हो रहे हैं, जबकि आइंदा 1-2 माह में 2 अरकान और रिटायर होंगे, जबकि पिछले चंद माह के दौरान कमीशन के 5 अरकान पहले ही अपनी मियाद मुकम्मिल कर चुके हैं। इस तरह कमीशन में ही पूरी तरह कोरम मुकम्मिल नहीं है और ऐसे में 50,000 से ज़ायद मुलाजिमतों पर तकर्रुर किस तरह मुमकिन होगा, ये एक अहम सवाल है। तीसरी अहम बात यह है कि वज़ीर आला KCR को महसूस हो रहा है कि उनके खिलाफ अवामी लहर की शुरुआत हो चुकी है और इस मुखालिफाना लहर से बचने के लिए वो नए नए ऐलान कर रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल को अवाम उसी नज़र से देख रही है। नए ज़रई कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 19वां दिन है। दिल्ली की सरहदों पर किसान आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे। इस बीच मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के 10 किसान तंजीमों ने ज़रई कानूनों को सही बताया है और उनका सपोर्ट किया है। एहतजाज कर रहे किसानों के लिए तोमर ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वो हमारे प्रपोजल पर अपनी राय बताएंगे तो हम यकीनी तौर पर आगे बातचीत करेंगे। वहीं मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मुल्क के किसान मोदी सरकार के ज़रई कानूनों की अहमियत समझता है। रियासतों के किसान नुमाइंदों ने कहा कि पंजाब का एहतजाज सियासत पर मबनी है, किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं होना चाहिए। उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एग्रीकल्चर एक अहम सेक्टर है, इसमें गलत फैसले लेने का सवाल ही नहीं उठता। मौजूदा सुधार किसानों के मफाद को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। किसान भाइयों से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसी बीच दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कायद अरविंद केजरीवाल ने किसानों की भूख हड़ताल को सपोर्ट देते हुए आज उपवास रखा। उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों और हामियों से भी उपवास करने की अपील की थी। उधर पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के उपवास को नौटंकी बताया।
किसान तहरीक को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह भी एक्टिव हो गए हैं। अभी तक अमित शाह की किसानों के साथ एक ही मीटिंग हुई, लेकिन अब हर मुद्दे को वो खुद देख रहे हैं। इसे लेकर 3 दिन में शाह 5 से ज़्यादा मीटिंग्स कर चुके हैं। हुकूमत हर रियासत के किसानों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रही है। किसानों को मनाने और एहतजाज खत्म करने के लिए वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह को अलग अलग रियासतों और यूनियनों की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों सभी से अलग अलग बात करेंगे, लेकिन पंजाब के किसान कायदीन की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने पास रखी है। देखो जी किन्ने बड़े कड़ाए के अंदर दूध उबल रहे जी, कड़िया दूध बन रहा है जी। देखो जी तैयार है जी। दूध देखो इधर, गुरु घर की कमी है जी। देखो जी पकौड़े, गोभी पकौड़े जी। की थोड़ पई है साहब। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल माहौल दिनों दिन गर्म होगा जी। सरकार ने जे साडे सानू ये सही नहीं लगते कानून, असीं तां ही सड़कों ते आए ठंड च। सानू ये 3 कानून रद्द कराने पैणगे, असीं करा के जावांगे। भावें सानू जिन्ना टाइम मर्जी लग जाए, भला दी 6 महीने लग जाए, जिन्ना टाइम मर्जी लग जाए। ठंड की सानू कोई नहीं, मींह का सानू कोई चक्कर नहीं गा। उत्थे भी असीं ठंड च पानी लाउने, सारा कुछ खेती करते हैं, सानू कोई चक्कर नहीं गा जी। सही होंदे ते फिर इन्ना जिहड़ा लखां की गिनती च बच्चे मावां बजुर्ग बैठे आ, इन्हां नूं आउण दी जरूरत नहीं। सानू नहीं सही लगे। आपका क्या नाम है भैया? गगन काम्बोज। कहाँ से आए हैं सर आप? काशीपुर उत्तराखंड। सर आज यहाँ पे ये जो उपवास का घोषणा की है, तो यहाँ पे कौन लोग उपवास कर रहे हैं? जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं वो लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, बाकी सारे लोगों का उपवास नहीं है? नहीं सारे लोग। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे लंगर चल रहा है आज भी। ओके, तो आप लोगों ने उपवास क्यों नहीं ज्वाइन किया है? अभी सिर्फ जो मेन लोग हैं उन्होंने ही रखा है और बाकी लोगों को आज के लिए मना कर दिया है। अच्छा, जैसे भी आगे की रणनीति बनेगी, आने वाले समय में जैसे भी बड़ों का आदेश होगा, हाँ। उसका कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी हुकूमत एहतजाजी किसानों के साथ बातचीत का बहाना करके किसानों को धोखा देने की कोशिश कर रही है, जबकि उससे भी मालूम है कि किसानों की तहरीक का हल ज़िराअत से मुतालिक 3 नए कवानीन की मनसूखी में ही है। पार्टी ने पीर के रोज़ अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट किया कि आज बीजेपी की सल्तनत अन्नदाता यानी किसानों के साथ धोखा कर रही है। वो बातचीत का बहाना भी कर रही है और किसानों को बदनाम भी कर रही है, जबकि इसका हल काले क़वानीन की मनसूखी करने में ही है। कांग्रेस ने मजीद कहा कि इन 3 क़वानीन को लाने वाले बीजेपी का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो अपने दोस्तों की वफादारी में डूबकर किसानों से बातचीत किए बगैर काले क़वानीन बनाने का काम किया। सादी सी बात है कि जब इन क़वानीन में किसानों की बात ही नहीं है तो फिर इन क़वानीन से किसान कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पार्टी का कहना है कि कम से कम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफे के नाम पर बीजेपी की फरेबदही का सच किसानों को पता चल गया है। बीजेपी काश्तकारों की तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ये गलत हरकतें सिर्फ इसी वजह से की गई हैं कि किसानों ने बीजेपी सल्तनत के काले क़वानीन को मानने से इनकार कर दिया है और अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद की है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों की तहरीक की हिमायत में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की एक रोज़ा उपवास को मुनाफिकत करार दिया। जावड़ेकर ने पीर को ट्वीट किया और कहा कि केजरीवाल ये आपकी मुनाफिकत है। आपने पंजाब असेंबली के इंतखाबात में यह वादा किया था कि ज़रई पैदावार मार्केट कमेटी यानी APMC एक्ट में कामयाबी हुई तो इसमें तरमीम की जाएगी। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में ज़रई क़वानीन को भी मुताला किया और आज आप उपवास रखने का बहाना कर रहे हैं। ये मुनाफिकत के सिवा कुछ नहीं है। इसका जवाब आम आदमी पार्टी के कायद मनीष सिसोदिया ने दिया और जावड़ेकर के इन इल्ज़ामात की उन्होंने शदीद लफ्ज़ों में तरदीद की। पूरे देश में केंद्र सरकार के बनाए 3 कानून
जो एग्रीकल्चर कानून है वो लागू हो गए और उसकी वजह से पूरे देश के किसान बहुत दुखी हैं। उनको जितना पैसा पहले मिल रहा था उतना भी आजकल नहीं मिल रहा है। सारे देश में किसानों का ये कहना है। उसके विरोध में सभी किसान आंदोलन पे उतरे हुए हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और आज वो सब किसान एक दिन के लिए उपवास पर हैं। इन किसानों के उपवास के समर्थन में ही आज अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम अलग अलग जगहों पर उपवास पे बैठी है। कुछ लोग अपने घर पे जो यहाँ काम कर रहा है वहाँ उपवास पे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में भी आज यहाँ मंत्री और विधायक और बहुत सारे कार्यकर्ता उपवास पे बैठे हैं। और हमारा एक ही कहना है कि किसानों के विरोध में लाए गए ये तीनों बिल वापस लिए जाएं। इससे पूरे देश का किसान डरा हुआ है, उसको नुकसान होने लगा है, उसका असर उसके ऊपर आने लगा है। तो आज जब पूरे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो केंद्र सरकार अपनी जिद, अपना अहंकार छोड़ के इन तीनों कानूनों को वापस ले और किसानों को भरोसा दिलाए कि हम किसानों की चिंता करते हैं। मनीष जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने आज ट्वीट किया जिसमें आज के जो आप लोगों का उपवास है उसको पाखंड बताया। उन्होंने पंजाब चुनाव का भी हवाला दिया कि जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे कहा था कि विधानसभा जीत के जाएंगे तो एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। देखिए, केजरीवाल जी ने जब से दिल्ली में किसानों के लिए जेल बनाने से मना किया है उसके बाद से बीजेपी के नेता बहुत बौखलाए हुए हैं। इन्होंने बहुत दबाव डाला था मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि किसी तरह से इन किसानों को यहाँ जेल में बंद कर दो, इनको सड़क से उठा के जेल में डाल दो, उसके बाद में इस आंदोलन को जेल में ही ख़त्म कर देंगे, सारे स्टेडियम्स में जेल बना के। वो जब से अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया है उसके बाद से इन्होंने तरह तरह की हरकतें करनी शुरू की हैं। कभी उनके घर को जेल बना देते हैं, कभी उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी तोड़ते हैं, कभी उनके घर के सामने धरना बिठा देते हैं, कभी मेरे घर पे लोगों को घुसा देते हैं। आज वो पाखंड कह रहे हैं इसको। एक्चुअली ये प्रकाश जावड़ेकर जी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर जी जिस पार्टी से आते हैं वहाँ गॉडसे की समझ है उनको। आइए आपको सुनाते हैं कि किसानों के एहतजाज को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। देश भर में फौजी किसान के साथ खड़े हैं, जवान किसान के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी किसानों के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां किसानों के साथ खड़ी हैं, वकील किसानों के साथ खड़े हैं, डॉक्टर किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर से जो खबरें आ रही हैं, लोग चाहे सिंगू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। जैसा भी बताया गया कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना बुहरान के दौरान हुकूमत ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का इख्तिसादी पैकेज का ऐलान किया वो ज़मीन पर नहीं उतरा और ऐलान करने में माहिर हुकूमत का ये पैकेज भी जुमला साबित हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इंतखाबी जुमला 15 लाख अकाउंट में, कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की जिसमें जानने का हक यानी RTI के तहत मांगी गई मालूमात में हुकूमत ने बताया कि इस साल मई में जो 20 लाख करोड़ रुपए के इख्तिसादी पैकेज का ऐलान कोरोना से निपटने के लिए किया गया था उसका महज 10% पैसा ही तकसीम हुआ। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि इस तरह से 15 लाख रुपए खाते में डालने के इंतखाबी जुमले की तरह
मोदी हुकूमत का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी कोरोना जुमला साबित हुआ। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक से मुतालिक शाये होने वाली खबर के हवाले से कहा कि एक बार फिर यह साबित हो गया है कि हिंदुस्तान में फेसबुक आज़ाद नहीं है, बल्कि वो बीजेपी आरएसएस के दबाव में काम करता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक बार फिर यह साबित हो गया कि हिंदुस्तान में फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कंट्रोल है। कांग्रेस के कायद ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाये होने वाली खबर के हवाले से एक टीवी न्यूज़ की वीडियो भी पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक अपने कारोबार बिला तातुल जारी रखने और अपने दफातर नेज़ मुलाजिमीन की सलामती को देखते हुए बजरंग दल के कारकुनों की इश्तियाल अंगेज वीडियो पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कार्रवाई करने पर हुक्मरान बीजेपी के साथ फेसबुक के ताल्लुकात खराब होने का खदशा था, इसीलिए उसने बजरंग दल की इश्तियाल अंगेज वीडियोज़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अखबार ने लिखा कि अगर फेसबुक ने बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो इस कंपनी को अपने कामकाज जारी रखने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता और साथ ही उसके मुलाजिमीन और दफातर को भी खतरा लाहिक हो सकता था। जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर इस बात का अदा किया है कि हिंदुस्तानी फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत करने की पूरी सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि हम खुद को हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार कर चुके हैं। तीनों अफवाज मुल्क की ज़मीन, पानी और आसमान की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खुद को तैयार कर चुकी है फौज। जनरल रावत ने कलकत्ता में बहरिया के हेमगिरी जंगी जहाज के समंदर में लॉन्चिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना तबाही के दौरान चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के शुमाल मशरकी सरहद पर जमूद को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन हमारी फौज खुद को इस तरह के हालात के लिए तैयार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर एक साथ तीनों यानी ज़मीन, पानी और आसमान मोर्चों पर चैलेंजों का सामना करना पड़ा तो भी फौज इस पर काबू पाने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पीएलए सीडीएस रावत ने कहा कि पीएलए सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। 2017 में डोकलाम में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने डटकर सामना किया था। रावत से जब पाकिस्तान से मुसलसिल फायरबंदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरा फरीक ज़्यादा परेशान रहना चाहिए। हम पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। are also carrying out similar activity, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality. So I would like to first take this opportunity of complimenting everybody in the workforce at GRSC. As I said, right down from the workforce, the workmen, to supervisors, to the CMD, for what they have achieved. This is indeed a historic day for us, for the Indian Navy and for the armed forces, as we gradually move forward to strengthening our operational preparedness. Coming specifically to the question, well, you are all aware that we are in a standoff situation in Ladakh, and based on that, there is some development activity which has been ongoing in Tibet Autonomous Region of China. Well, every nation will continue to prepare for ensuring its security based on their strategic interests. And I don't think there should be much concern in that, because we on our side are also carrying out similar activity, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. There has been certain reports about another mountain strike force to be raised up. So any lead on that, sir? Are we going to have another mountain strike force soon? Well, let me inform you that force on force we are pretty strong. What we are looking at is now getting technology. Time has come now to look at the future of war fighting, imbibing technology into our systems. That is something we are looking at. We have got adequate forces, adequate reserves available to counter any threat or challenges that we may face on the northern borders. I don't think we on our side are also carrying out similar activity.
बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपनी शोला बयानी के लिए मशहूर हैं और मुसलमानों के खिलाफ वो हमेशा जहर उगलती रहती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि शूद्र समाज के खिलाफ मुतनाज़िया बयान दिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक क्षत्रिय सम्मेलन में खिताब करते हुए उन्होंने शूद्र समाज को नासमझ यानी बेवकूफ़ कह दिया। हिंदू मजहबी सहीफा का हवाला देते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि जब हम किसी क्षत्रिय को क्षत्रिय कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता, अगर हम किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता, अगर हम किसी वैश्य को वैश्य कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर हम किसी शूद्र को शूद्र कहते हैं तो वो बुरा मान जाता है। वजह क्या है? क्योंकि वो बात को समझते नहीं हैं। उनके इस बयान पर शूद्र समाज में नाराज़गी देखने को मिल रही है। इस दरमियान प्रज्ञा ठाकुर ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के ताल्लुक से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पागल हो गई हैं, वो तिलमिला गई हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर वो हैं, वो हुकूमत कर रही हैं, वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। आइए आपको एक बार सुनाते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शूद्र समाज के बारे में क्या कहा था। श्री राम वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। दिल्ली बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं माफ़ कीजिएगा, आपको हम कोई और साध्वी का ये वीडियो था जो उन्होंने फार्मर्स के जो किसानों का एहतजाज चल रहा है उसके बारे में था। हम आपको ये खबर आपको दिखा चुके हैं, आपको वीडियो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको अलग से बताएं। अब बात करते हैं जीमेल और यूट्यूब की। दुनिया भर में गूगल की सर्विसेज पीर के रोज़ शाम करीब 40 मिनट तक क्रैश रहीं। लॉगिन और एक्सेस में परेशानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम करीब 5:26 पर शुरू हुई और शाम 6:06 पर रिस्टोर हुई। इस दौरान गूगल की 19 सर्विसेज ठप रहीं। गूगल ने अभी तक इस परेशानी पर कोई कमेंट नहीं किया है। डेटा के मुताबिक यूट्यूब पर 60 सेकंड में 500 घंटे का डेटा अपलोड होता है, यानी 40 मिनट की परेशानी के दौरान इस सर्विसेज पर 20,000 घंटे का डेटा अपलोड नहीं हो पाया। इस दौरान करीब 50 लाख करोड़ लोग ईमेल नहीं भेज सके। जो सर्विसेज ठप रही उनमें जीमेल, यूट्यूब, कैलेंडर, ड्राइव, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, साइट्स, ग्रुप्स, हैंगआउट्स, चैट, मीट, वॉल्ट, करेंट्स, फॉर्म्स, क्लाउड सर्च, कीप, टास्क और वॉइस शामिल हैं। लेकिन जो सर्विसेज चलती रही उनमें गूगल सर्च इंजन और मैप हैं। ब्रिटेन के मिरर अखबार के मुताबिक दुनिया में 54% लोग यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर सके, 42% लोग वीडियो नहीं देख पाए और 3% लोग लॉगिन ही नहीं कर पाए। इसके अलावा जीमेल पर 75% लोग लॉगिन नहीं कर पाए और 15% लोग वेबसाइट ही एक्सेस नहीं कर पाए। इसके अलावा 8% लोगों को मैसेज नहीं रिसीव हुए। गूगल की हैंगआउट, गूगल फॉर्म, गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स और डॉक्स की सर्विसेज भी क्रैश हो गई थी। इससे पहले भी 20 अगस्त को गूगल की सभी सर्विसेज क्रैश हो गई थी। दुनिया भर में जीमेल के करीब 180 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। उनके पास 2020 में ईमेल सर्विसेज का 43% मार्केट शेयर है। वहीं 27% लोग फ़ोन से ईमेल करते हैं। ईमेल के एक्सेस के लिए 75% से ज़्यादा लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं। 2020 में हर दिन 306 बिलियन ईमेल सेंड और रिसीव किए गए थे। यूट्यूब के 200 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। यूट्यूब ने कहा कि हम दुनिया भर में आई इस परेशानी के बारे में जानते हैं और हमारी टीम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है। जल्द ही इस सिलसिले में आपको अपडेट किया जाएगा। गूगल सर्विसेज ठप होने पर जब हमने गूगल सर्च इंजन पर सर्च किया इस गूगल डाउन तो जवाब मिला नहीं। इस बारे में करीब 6 अरब रिजल्ट्स दिखाई दे रहे थे। गूगल सर्विसेज क्रैश होने से उन ऐप्स को भी ऑपरेट करने में परेशानी आई जिनमें एक्सेस जीमेल के जरिए होता है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा हो गया है। 5 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा लोग
ठीक हो चुके हैं। अब तक 16,21,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया में अब भी 2 करोड़ से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच रूस में बीते 24 घंटों में 28,080 मुतासरीन मिले। रूस में अब तक 26 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं और 46,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले में इस जानलेवा वबा से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से मजमूई तादाद तकरीबन 94 लाख हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, जिससे इसकी शरह 3.57% रह गई है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,071 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 98,84,000 हो गई। इसी अरसे के दौरान 30,695 मरीजों की शिफायाबी से सेहतमंद अफराद की तादाद 93,88,000 से ज़ायद हो गई और ये शरह बढ़कर 94.98% हो गई। इसी अरसे के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद 3,960 से घटकर 3,52,000 रह गई है। मुल्क में कोरोना से मजीद 336 मरीजों की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद 1,43,355 हो गई है, जिससे अमवात की शरह मुल्क में अब 1.45% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 384 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,78,108 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,496 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 631 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,69,232 हो गई है। रियासत में 7,380 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 5,298 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 28,980 मायने किए गए, ताहम 498 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 61,57,683 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हदूद में 101 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी बिजनेसमैन और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने कहा है कि अगले 4 से 6 महीने कोविड-19 वबा के लिए सबसे खराब होने वाले हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के मुताबिक इस दौरान 2 लाख से ज़्यादा मौतें होंगी। अगर हम गाइडलाइंस पर अमल करें, मास्क पहनें और भीड़ में ना जाएं, तो इन मौतों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। गेट्स ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने पर वो इसे सबके सामने लगवाएंगे। हिंदुस्तान में 3 कंपनियों ने अपनी अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। अगले कुछ हफ्तों में उनमें से किसी न किसी वैक्सीन को मंजूरी भी मिल जाएगी। ऐसे में हुकूमत ने भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कौन सी वैक्सीन मिलेगी, इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपको वैक्सीन कब मिलेगी। मरकजी हुकूमत ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जाहिर कर दी है, ताकि ये समझा जा सके कि आपको वैक्सीन कब मिलने वाली है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने अगस्त में कोविड-19 के लिए वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाया था। इसने ही तय किया कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन किस तरह आगे बढ़ेगा, वैक्सीन की खरीदी का प्रोसेस क्या होगा, वैक्सीन का इंतखाब कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी और ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या होगा। NEGVAC की सिफारिशों की बुनियाद पर ही शुरुआती फेज में इन 3 ग्रुप्स को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। सबसे पहला 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज शामिल हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप है 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, इसमें मरकजी और रियासती हुकूमतों की पुलिस, आर्म फोर्सेस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स, म्युनिसिपल वर्कर शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है 27 करोड़ 50 साल से ज़ायद उम्र वाले लोग। ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है, उन्हें पहले वैक्सीन मिलेगी। साथ ही 50 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या दीगर बीमारियां हैं, उन्हें भी पहले वैक्सीन दे दी जाएगी।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।